रात के 2 बज रहे हैं। घर में सब सो चुके हैं, लेकिन तुम्हारा टेबल लैंप अभी भी जल रहा है। किताबें तो खुली हुई हैं, लेकिन दिमाग कुछ अटक सा गया है। न जाने हमें ये क्यों फील होने लगा है कि शायद ये सारी मेहनत बेकार होने वाली है, क्योंकि हमारे मार्क्स वो 200-300 नंबर के रेंज को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हम इस 200-300 नंबर के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम केवल तुम्हारी है, तो विश्वास मानिए, ये हर दूसरे नीट एस्पिरेंट की एक मेजर प्रॉब्लम है। तो सर फिर क्या करें? कैसे इस 300 मार्क्स के बैरियर को क्रॉस करें, इसको तोड़ें? तो अगर मैं तुमसे कहूं कि मेरे पास ऐसे केवल 3 स्टेप्स हैं जिनको अगर तुमने दिल से फॉलो कर लिया तो तुम इस बैरियर को तोड़ जाओगे। आने वाले 5 महीने के अंदर कैसे तुम इन 300 नंबर के बैरियर को क्रॉस करके 650 नंबर तक पहुंच सकते हो, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बता सकता हूं। तो जितने भी बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं हाउ टू ब्रेक दिस बैरियर, वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, क्योंकि आखिरी स्टेप मुश्किल से ही 1% बच्चे फॉलो कर पाते हैं। तो क्या है वो 3 स्टेप्स जिनको तुमने आज से भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया ना, तो इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट तुम्हारे नाम की भी होगी। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, जिसको 90% बच्चे जानते हुए भी फेल करते हैं, वो है रिगरस स्टडीज। बच्चों, जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं, इट इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ इंडिया, जिसमें लाखों बच्चे बैठते हैं और कुछ हजारों बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 से 5 घंटे की पढ़ाई करके आपका गुजारा चल जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब इस बात को मैं चाहे कैसे भी घुमाऊं, पर बात वही रहेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको दिन भर पढ़ाई करनी आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर हमारा डेली रूटीन किस तरीके का होना चाहिए? सो लेट मी टेल यू कि आपका डेली रूटीन किस तरीके का होना चाहिए। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। या आपके पास भी हैं, या टॉपर के पास भी हैं, या उस बच्चे के पास भी हैं जो शायद इस टाइम बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर के। तो ये सारे बच्चों के पास वही 24 घंटे हैं। लेकिन क्यों वो टॉपर टॉपर हो जाता है और क्यों ये बच्चा दूसरा वाला सिलेक्ट नहीं हो पाता? द रीज़न इज हाउ दे यूज दीज 24 आवर्स। ये 24 घंटों में एक नीट एस्पिरेंट ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे की नींद लेता है। तो मैंने 7 घंटे आपकी नींद के लिए अलग कर लिए। इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप रात में जागते हैं और सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, तो 5 घंटे की एक शिफ्ट आप नींद की वहाँ ले सकते हैं, और दोपहर में आप 1-1.5 घंटे का समय अलग से ले सकते हैं। मान लेते हैं थोड़ा बहुत नहाना धोना खाना वगैरह, इन सब में डेली जो आपके काम होते हैं, ट्रैवलिंग, आप कोचिंग जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसमें आपका कुछ 2 घंटे लग जाते हैं। और मान लेते हैं आपको 2 घंटे फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए भी चाहिए, थोड़ा बहुत आपको मस्ती करनी है। तो इसके बावजूद भी आपके पास कुल मिला करके 13 घंटे बचते हैं। 13 आवर्स आपके फुल्ली डेडिकेटेड होने चाहिए स्टडीज़ के लिए। अब इन 13 आवर्स में आपको करना क्या क्या है? 13 आवर्स में ऑफकोर्स सी बात है, 6 से 7 घंटे आपको अपनी क्लासेस लेनी है, क्योंकि आपको सिलेबस भी कवर करना है, आपको लेक्चर्स भी कवर करने हैं। बायो होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, जिनके भी लेक्चर्स आपके चल रहे हैं, आप वो लेक्चर्स कवर करिए। 6 से 7 घंटे उसको टाइम दीजिए। ये मत सोचिए कि मैं दिन भर लेक्चर ही तो ले रहा हूँ। नहीं, आप दिन भर लेक्चर नहीं ले रहे, पर 6 से 7 घंटे के लेक्चर लेना ठीक रहता है। अब इससे ज़्यादा भी मत करिए कि आप दिन भर ही लेक्चर लेते चले आ रहे हैं, और इससे कम भी मत करिए, क्योंकि इतने घंटे तो आपको लेक्चर्स देने पड़ेंगे, तभी आपका सिलेबस कवर हो पाएगा। पर आप क्या करते हो, आप 6 से 7 घंटे का लेक्चर ले लेते हो, आपको लगता है आपकी पूरी पढ़ाइयाँ हो गई, और आप बाकी दिन पूरा वेस्ट करते हो। बट बचे हुए 6 घंटे जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, आप उस टाइम पे कोई पढ़ाई नहीं करते हो। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। केवल सोचते रह जाते हैं कि नीट निकालना है, लेकिन उसकी तरफ एफर्ट नहीं डालते हैं, और केवल क्लासेस लेकर के मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई है। आपको 6 to 7 आवर्स अपने सेल्फ स्टडीज़ पे लगाने पड़ेंगे। अब सेल्फ स्टडीज़ के टाइम को आप 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम, एक थ्योरी का टाइम, एक रिवीजन का टाइम, एक एनालिसिस का टाइम। इसको अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका क्या वीक है क्या स्ट्रांग है, उस हिसाब से आप इसको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर सकते हो। ऑल्टरनेट डेज में भी डिवाइड कर सकते हो सकता है एक दिन आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक दिन आप 2 सब्जेक्ट दूसरे पढ़ो, एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन केमिस्ट्री बायो, एक दिन फिजिक्स बायो। तो इस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन पढ़ना आपको 6 से 7 घंटे, और वो भी सेल्फ स्टडी।
इसमें कोई ग्रुप स्टडी नहीं होनी चाहिए, कोई बगल में मोबाइल नहीं होना चाहिए, टेबल एकदम खाली होनी चाहिए, इसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होने चाहिए। और अगर आप पहला स्टेप ही फॉलो नहीं कर पा रहे तो दूसरा स्टेप आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इस बात को मैं कितना बोल सकता हूँ, मैंने उतने ऑनेस्टली आपको यहाँ पे बता दिया है। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू स्टडी मोर देन 11 आवर्स। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है 13 घंटे, पर कम से कम 11 घंटे तक आपको पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और ये बात अभी की नहीं है, ये बात आपके MBBS के स्टार्ट होने के बाद भी होगी, क्योंकि उस टाइम भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भी जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तब भी आपको इतनी मेहनत करनी आनी चाहिए। तो ये आदत तो आपको ज़िंदगी भर की डालनी है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके 10 से 11 घंटे उसकी तरफ आपको डेडिकेट करना ही पड़ेगा। एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट, ये एक लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। और अगर आप उसको 10 से 11 घंटे नहीं दे सकते तो बस यहीं से 90% बच्चे गिव अप कर देते हैं। तो सर वो 10% जो बच्चे बचते हैं जो इस स्टेप को फॉलो कर जाते हैं, मुझे पता है आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम पढ़ रहे होंगे लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ पाते, उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? उसके पीछे का रीज़न है स्टेप 2 दैट यू हैव टू फॉलो, दैट इज रिवीजन। आप लोग रिवीजन का प्लानिंग कभी नहीं बनाते हो। मैं हर बार देखता हूँ, हर बार बच्चे वेट कर रहे होते हैं कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम रिवीजन का प्लानर बनाएंगे बढ़िया सा। तो बहुत सारे बच्चे फेब, मार्च, कुछ कुछ तो अप्रैल में अपना रिवीजन प्लानर बना रहे होते हैं। बच्चों हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें रिवीजन अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नीट के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप कितना रिटेन कर पाते हो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने कितना नॉलेज गेन किया, इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ते चले आ रहे हो, आप कितना रिटेन कर पा रहे हो। इसलिए मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के टॉपिक वाइज टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते हैं, पर जैसे ही सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है वहीं उनका ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है, वहीं उनके नंबर धमाक सीना गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम स्टेप 1 तो फॉलो कर रहे हैं, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर हम स्टेप 2 फॉलो नहीं कर रहे, दैट इज रिवीजन प्लानर नहीं बना रहे हैं। सो यू हैव टू मेक अ रिवीजन प्लानर। एंड मैं आपको एक सजेशन देता हूं इसके अंदर कि प्लीज फॉलो द गोल्डन रूल। नाउ व्हाट इज द गोल्डन रूल? गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर आप रिवीजन और मेन स्टडीज को डिवाइड करें तो इस समय जो नवंबर का मंथ है, नवंबर के मंथ में आपको लगभग 80% फोकस करना चाहिए अपने मेन सिलेबस पे जो भी आप पढ़ रहे हैं, और 20% फोकस करना चाहिए अपने रिवीजन पे। सो दिस इज द गोल्डन रूल अभी नवंबर के मंथ के लिए। पर जैसे 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 आप सिलेबस में आगे बढ़ेंगे, आप दिसंबर में जाएंगे, ये रूल चेंज होता चला जाएगा। तो क्योंकि आप सिलेबस पढ़ते चले जाते हो तो आपका पीछे पीछे वाली जो सिलेबस की कहानियाँ होती हैं वो आप भूलने लगते हो। तो ऑफ कोर्स सी बात है, फिर आपको उसको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है उसको आपको नवंबर में 80% देना है मेन सिलेबस पे, मेन सिलेबस कवरेज पे, और 20% रिवीजन में। पर दिसंबर में परसेंटेज चेंज हो जाएगा, 70% आपको सिलेबस कवर करने पे ध्यान देना है और 30% आपको रिवीजन पे ध्यान देना है। ऑलमोस्ट इसी तरीके से चलेंगे तो मार्च में ऑलमोस्ट 50-50% तक पहुंच जाता है। हम 50% रिवीजन पे ध्यान देते हैं और 50% हम अपने मेन सिलेबस पे ध्यान देते हैं। एंड अप्रैल एंड मई कोशिश करिए कि अप्रैल तक तो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, वरना अप्रैल में भी कुछ टॉपिक्स रह गए तो बुरी बात है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, आपके अप्रैल से पहले ही पूरा सिलेबस एक बार कवर हो जाना चाहिए, जिससे अप्रैल में हमारा अगर कुछ 2-5% सिलेबस रह गया तो वो हम कवर कर ले। बाकी 90-95% हम केवल रिवीजन पे फोकस करें। एंड मई में तो हमारा एग्जाम है ही, तो ऑफकोर्स सी बात है रिवीजन ही रहेगा। तो ये हमारा रिवीजन का गोल्डन रूल होता है। और ये परसेंटेज एक जैसे नहीं रहते, ये परसेंटेज चेंज करते रहते हैं। तो जैसे कि आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपने जो भी टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक पढ़िए, साथ में पैरेलल में एक पुराना टॉपिक लेके चलिए। तो जैसे आप कोई मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसकी क्लासेस ले रहे हैं, उसको कवर करते चलिए, बट पैरेलल में एक टॉपिक फिजिक्स का और होना चाहिए, केमिस्ट्री का और होना चाहिए, बायो का और होना चाहिए, जो आपके रिवीजन प्लानर में होना चाहिए। और वो टॉपिक किसके हिसाब से होना चाहिए? वो टॉपिक आने वाले टेस्ट के हिसाब से होना चाहिए कि भाई टेस्ट क्या है, संडे को भी तो टेस्ट होगा, है अगले संडे को भी तो टेस्ट होगा। और उस टेस्ट की क्या सैटरडे रात को ही सोचोगे? नहीं, संडे के टेस्ट की तैयारी एक संडे पहले से की जाती है। और अगर आपको दिख रहा है 10 दिन 12 दिन का गैप, तो 12 दिन पहले से की जाती है और प्लानिंग बनाई जाती है कि जो जो चैप्टर्स के अंदर आ रहे हैं उनको मैं डेली बेसिस पे रिवाइज करूंगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर गोल्डन रूल तो ठीक है, पर इसको कब रिवीजन टाइम दें? व्हाट इज द गोल्डन टाइम? तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ, इसका टाइम क्या रखा जाए रिवीजन का जिसमें आपको बेस्ट आउटपुट मिले इससे।
आप रात के समय जब सोने जा रहे हो उसके आधे घंटे या 45 मिनट पहले से रिवीजन करना स्टार्ट करें। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बिफोर स्लीपिंग स्टार्ट करें। इससे एक चीज़ होती है, आपने मेन सिलेबस पढ़ ही लिया है, अपना सारा काम खत्म कर ही लिया है, प्रैक्टिस कर ली है, जो मेन पार्ट चल रहा था वो आपने कवर कर लिया है। अब सोने से 45 मिनट पहले मोबाइल मत चलाइए। सोने से 45 मिनट पहले, 1 घंटे पहले रिवीजन का वो चैप्टर चलाइए जो मैंने आपसे बोला पैरेलल में चलाइए, जो संडे के टेस्ट में आने वाला है। और साथ ही साथ ये 45 मिनट में काम नहीं चलेगा। अगले दिन उठते ही आफ्टर वेकिंग अप आपको ये रिवीजन दोबारा कंटिन्यू करना है। तो जो आपने रात में रिवाइज किया उसी को आपको सुबह रिवाइज करना है। सर ये टेक्निक काम कैसे करेगी? ये टेक्निक ऐसे काम करेगी कि रात में जो आप रिवाइज करके सोओगे और सुबह उठ के जब आप उसको दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको डबल तरीके से समझ में आएगा, मतलब एकदम दिमाग में 2 बार एंट्री मारेगा। और धीमे धीमे साइकिल ऐसी हो जाएगी कि आप जब रात में सो भी रहे होगे तो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में वो चलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका रिवीजन टाइम 45 मिनट्स बिफोर स्लीपिंग से स्टार्ट होता है और 45 मिनट्स आफ्टर यू वेकअप तक चलता है, और बीच में आपको इसमें नींद कवर करनी है। तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर रिवीजन, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली इसको फॉलो किया है एंड आई हैव सीन द एडवांटेजेस ऑफ इट। तीसरे नंबर पे आता है व्हाट इज द गोल्डन डे। भाई किस दिन रिवीजन करना चाहिए? सैटरडे को करना चाहिए, फ्राइडे को करना चाहिए? देयर इज नो रूल फॉर दैट। आपको हर दिन रिवीजन करना है, तभी जाके आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, तभी जाके आपके शॉर्ट नोट्स श्रिंक होना स्टार्ट होंगे। आपको क्या लगता है शॉर्ट नोट्स केवल लिखकर शॉर्ट नोट बना लेते हैं उससे शॉर्ट हो जाता है? नहीं, शॉर्ट नोट्स दिमाग में होते हैं। आपको पता होता है, आप हर दिन रिवाइज करते चले जाते हो कि आप क्या भूल रहे हो, क्या नहीं भूल रहे हो, क्या याद रह रहा है, क्या नहीं याद रह रहा है। उसी से शॉर्ट नोट्स पे जा पाते हैं, क्योंकि अंत के एग्जाम तक हमें शॉर्ट नोट्स पे नहीं रहना है, हमें अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट होना है। तो अगर आप अल्ट्रा शॉर्ट नोट्स पे शिफ्ट होना चाहते हो तो रिवीजन आपको डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, और ये रूल है। और मैंने परसेंटेज आपको बता दिया और मैंने टॉपिक्स भी बता दिए किस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो 90% बच्चे हमारे स्टेप 1 को फॉलो नहीं कर पाते। जो 90% बच्चे स्टेप 1 को फॉलो कर लेते हैं लेकिन फिर भी नंबर नहीं आते, उनके पीछे का रीज़न होता है वो प्लानिंग नहीं करते, वो रिवीजन प्लानिंग नहीं करते, अच्छी रिवीजन प्लानिंग नहीं करते, इसलिए टॉपिक्स कंप्लीट नहीं रहते, अधूरे रह जाते हैं और पेपर में नंबर कम आते हैं। और तीसरे टाइप के बच्चे जो स्टेप 1 भी फॉलो करते हैं, स्टेप 2 भी फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी नंबर में कमी रह जाती है, वो स्टेप 3 को फॉलो नहीं करते हैं। एंड दैट स्टेप 3 इज गिविंग द टेस्ट। मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करते हैं कि रुक जाओ सर, अभी अभी तैयारी चल रही है सर, एक बार हो तो जाने दो तैयारी पूरी, फिर देखना हम क्या धमाल मचाएंगे, क्या कमाल करके दिखाएंगे। मुझे नहीं वेट करना है किसी का, ना आपको किसी का वेट करना है। आपको पहला टेस्ट जो दिख रहा है, सामने आता हुआ जो दिख रहा है, आपको भिड़ के उसकी तैयारी करनी है और वो टेस्ट देना है। पहली चीज, आप टेस्ट को सीरियस नहीं लेते, वेट करते हैं आपकी पूरी तैयारी का, पर आप एक को देने के बावजूद भी गलती करते हैं, आप कभी भी उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। सो स्टेप 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी है अपनी गलतियों को समझना, अपनी गलतियों को जानना, तभी तो इंप्रूवमेंट ला पाओगे। जब एक ही गलती बार बार करते चले जाओगे तो फिर इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? सो फॉर इंप्रूवमेंट यू हैव टू एनालाइज योर टेस्ट। तो आपके टेस्ट में 45 क्वेश्चन होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल। और अगर अभी इस समय आप फिजिक्स में 60 या 70 नंबर के आसपास फंसे हुए हैं, इसका मतलब आपको चेक करना है कि आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस कितने हैं। अब कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं 35, पर सही बहुत कम होते हैं, इसलिए नंबर 70 आते हैं, कुछ अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। तो यू शुड नो योर अटेम्प्ट। तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। एक बच्चे ने 45 क्वेश्चन का पेपर दिया और उसने मान लेते हैं 30 कहीं अटेम्प्ट किए। मैं एक एवरेज बच्चे की बात करता हूँ जिसके यूजुअली ऐसी होता है 25 से 30 के बीच में वो अटेम्प्ट करता है, क्योंकि वो दिखना भी तो चाहिए भरा हुआ। फिर उसमें से करेक्ट की बात करते हैं। अब इस बच्चे की एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक एफिशिएंसी है, तो मान लेते हैं इसके 30 में से लगभग 10 गलत हो जाते हैं। सो 10 इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या चलो 8 इनकरेक्ट हो जाते हैं, और अगर 8 इनकरेक्ट हो जाते हैं तो 22 इसके करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो लगभग नंबर आप देख सकते हैं, इंटू 4 करके देखें तो ये हो जाएगा 88 और ये हो जाएगा 8, मतलब 80 नंबर के आसपास इसका रह गया मार्क्स। और अगर लेफ्ट आउट क्वेश्चन देखें तो 15 क्वेश्चन इसके लेफ्ट आउट है। कोई बुरा नहीं है, आपके पहले टेस्ट में ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसा होते रहना ये बुरी बात है। आप अटके हो ना, उसको सुधारना आना चाहिए। आप परेशान हो ना, तो अपनी कमियों को देखो, उसको सुधारो। अब आप क्या कर रहे हो? आप वही चीज़ रिपीट करते चले आ रहे हो, वही टेक्निक, वही सेम चीज़, बिना एनालिसिस के आगे बढ़ते चले आ रहे हो, वही गलतियां रिपीट करते चले आ रहे हो।
तो पहला टेस्ट जो आपने दिया, मान लीजिए अगले संडे दिया या उसके अगले संडे दिया, आपके नंबर कम आए, मुझे पता है एक बार में नंबर बूस्ट नहीं करेंगे, लेकिन नंबर कम आए, लेकिन आपको चेक करना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, कितने छोड़े, कितने गलत हैं और कितने करेक्ट हैं। अब गलतियों को डिवाइड करना स्टार्ट करें। सबसे पहले गलती को डिवाइड करें कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं मिला रास्ते में जो आपने पढ़ा ही नहीं था। ऐसे क्वेश्चन को अलग से हाईलाइट करें कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अगर नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, कौन से चैप्टर का है, क्या टॉपिक का है, वो टॉपिक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो आपको क्यों नहीं समझ में आया। तो उस टॉपिक के 10 क्वेश्चन अलग से और प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक आपका वीक है। तो उसको एक वीक टॉपिक की लिस्ट में लिख दीजिए, जिससे अगले पेपर में जब आप बैठे, सेम टॉपिक के पेपर में आप बैठे, तो इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके जाए। दूसरा, आपको ये चेक करना है कि पेपर में क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं है दिमाग में। तो एक तो हो गया पढ़ा ही नहीं था, एक है पढ़ा था लेकिन क्लिक नहीं कर रहा था। तो क्लिक नहीं कर रहा था, इसका मतलब आपने उसके कॉन्सेप्ट को उतना अच्छा समझा नहीं है, सुपरफिशियल लेवल पे आपने पढ़ा है। तो आपको इसको भी वीक टॉपिक्स में डालना है और फिर आपको देखना है कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मेरे को इस कॉन्सेप्ट के 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन और लगा लेने चाहिए, जिससे अगले पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो तो मुझसे गलती ना हो। तीसरा, बहुत सारे बच्चे मैथमेटिकल गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं। तो आपको ये लिखना है कि भाई वो कैलकुलेशन मिस्टेक कितने क्वेश्चंस में हुई है। क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करते हैं या आपको क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तब तक आप अगले पेपर की तैयारी करते समय क्या चेंजेस करने चाहिए कैसे पता करेंगे। ये पता तो तभी चलेगा ना भाई, जब तुम ये देख लोगे कि तुम्हारी गलती का टाइप कैसा है। अब जैसे किसी बच्चे की मैथमेटिकल एरर हो रही है, तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, इस बच्चे को हर क्वेश्चन के कैलकुलेशन को एंड में एक बार और चेक करना चाहिए। अब किसी बच्चे के कंसेप्चुअल एरर है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको वो कॉन्सेप्ट जिसमें वो गलतियां कर रहा है, उसको कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करने चाहिए, जिससे वो अगली बार गलती ना करे। तीसरा, चौथा टाइप का बच्चा, सिली मिस्टेक वाला बच्चा। सिली मिस्टेक वाला बच्चा वही साइन 30√3/2, 2/2 2, ये वाले बच्चे जो होते हैं, रेशो 1:2 का 2:1 करे आए, ये वाले बच्चों को ये जो गलतियां करते आए, रिपीटेड गलती करके आए, इनको हमेशा अपने आंसर्स को रीचेक करना चाहिए। तो अगर आपसे सिली मिस्टेक बहुत होती है, सर मैंने करे तो 30 अटेम्प्ट थे, मेरे 22 सही है, लेकिन जो 8 थे ना उनमें से 5 में मैं सिली मिस्टेक करके आया। तो सिली मिस्टेक थी, मैं समझ सकता हूँ, होती सबसे है, टॉपर्स से भी होती है, आपसे भी होगी, पर नोट तो करके रखो किस टाइप की सिली मिस्टेक हो रही है। तो अगली बार जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको याद रहेगा कि यार मेरे से इस टाइप की बहुत गलती होती है, मैं साइन थीटा कॉस थीटा में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता हूँ, मैं 1:2 और 2:1 वाले क्वेश्चन में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता हूँ। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को मैं दोबारा रीचेक किया करूँगा। एंड दिस इज योर स्टेप 3। तो आपको सबसे पहले अपनी पढ़ाई के घंटे बढ़ाने, अगर आप वो स्टेप फेल कर जाते हो तो ये सारे स्टेप्स बेकार है। नंबर 2, आपको एक रिवीजन प्लानर बनाना है जो साथ में चलेगा और मेरे रूल को फॉलो करना है। या तो आप 80-20 रूल को फॉलो करें शुरुआत से नवंबर से, फिर दिसंबर में इसको चेंज करें 70-30 करें, जनवरी में इसको फिर से चेंज करें 40-60। आपको ऐसे करते करते मार्च तक 50-50 के रूल पे पहुंचना है कि आप 3 घंटे अगर पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो 3 घंटे आपका मेन सिलेबस कवर होना चाहिए, जिससे अप्रैल के एंड तक आपका 90-95% केवल रिवीजन पे फोकस आ जाए। लास्ट, आपको केवल टेस्ट से भागना नहीं है, आपको टेस्ट देना है, और केवल टेस्ट देना नहीं है, टेस्ट देने के साथ साथ आपको उसको एनालाइज करना है। क्योंकि जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे ना, तब तक कुछ होना नहीं है, तब तक आप कभी अपनी कमियों को महसूस नहीं करोगे, कभी उनको सुधारने की कोशिश नहीं करोगे। तो अगर आपने 3 स्टेप फॉलो करे तो विश्वास मानिए कि आपको एक अपग्रेड मिलने वाला है, आपको एक ऐसा इंप्रूवमेंट दिखने वाला है जो इंप्रूवमेंट आप कभी भी अपने अंदर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि आपके अंदर होगा। बट यू हैव टू फॉलो ऑल द स्टेप। अरे लास्ट स्टेप तक 1% बच्चे भी नहीं पहुंच पाते। पिछले इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने सालों से मैं देख रहा हूँ बच्चों को, लगातार ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो लास्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। बस टेस्ट दिया और सीधा घर, और उसके बाद घर पे टेस्ट में कम नंबर आए, बस थोड़ा रोना पीटना हुआ, उसके बाद अगले टेस्ट की फिर से थोड़ी बहुत तैयारी और फिर से सेम कहानी रिपीट। ये गलती मत करिए, ये गलती मत दोहराइए, और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए गलतियों को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। तो गलतियों को पहचानिए, उनको नोट करिए, हर पेपर के बाहर एक एनालिसिस लिखा होना चाहिए कि इसमें मैंने क्या गलतियां करी थी जिससे अगले पेपर में मेरा सुधार आए। एंड इट्स अ प्रोसेस, इट विल टेक टाइम, बट अगर धीमे धीमे प्रोग्रेस दिखने लगेगी ना, तो आप देखो खुद से आपको मजा आने लगेगा।
80 से 90 नंबर, 90 से 100 नंबर, ना जाने कब आप पहुंच जाओ 120, 130, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट्स अ प्रोसेस एंड यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। तो बाकी अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ, तो इस चैट नीचे चैट बॉक्स में आके कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बाकी आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करिएगा अगर आप नीट 2026 का सपना देख रहे हैं तो। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी किसी भी तरीके से मदद कर सकता हूँ और आप मेरे बैचेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा, TOP01। TOP01 कोड यूज़ करके आप मेरे सारे एक्सक्लूसिव ग्रुप में जुड़ सकते हैं, मेरे नोट्स ले सकते हैं, शॉर्ट नोट्स ले सकते हैं, सारी चीज़ों का आपको एक्सेस इस कोड को यूज़ करके मिल जाएगा। और अगर आप किसी क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, सो ऑल स्टार फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो ये क्रैश कोर्स हम लोग ने लाइव कर दिया है, बच्चे ज्वाइन करते चले आ रहे हैं। और जितने भी बच्चे हैं जिनका सिलेबस अधूरा है, जो सिलेबस को एक फास्ट ट्रैक स्पीड में कवर करना चाहते हैं सर जल्दी जल्दी हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। आपने रिवीजन प्लानर तो बता दिया, आपने इतनी सारी चीज़ तो बता दी, पर अभी तो हमारा मेन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आप मेन सिलेबस राइट फ्रॉम स्टार्टिंग कवर करना चाहते हैं विद ऑल द लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये क्रैश कोर्स अभी आपको 3499 का मिल जाएगा। आप इस पर भी कोड यूज़ कर सकते हैं, TOP01। तो चलिए मिलते हैं क्लास में।